जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे लास्ट 12th मंथ के करेंट अफेयर्स को, जिसमें हम जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के करेंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, स्टेट के एग्जाम होने वाले हैं, इसके अलावा रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, इनके बहुत सारे एग्जाम हैं। तो इनके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा, तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा जिससे उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो अभी विद्युत मंत्रालय के द्वारा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया गया है। तो इसमें जो टॉप स्टेट है वो है महाराष्ट्र, फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर असम, फिर त्रिपुरा है। अगर हम फ्रंट रनर राज्य की बात करें तो उसमें भी महाराष्ट्र पहले, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर तेलंगाना, फिर तमिलनाडु है। अचीवर श्रेणी में असम पहले, केरल दूसरे, और कंटेंडर श्रेणी में हरियाणा पहले, पंजाब दूसरे, राजस्थान तीसरे, ओडिशा चौथे और उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा तियानजिन, चाइना में। तो चाइना के तियानजिन शहर में एससीओ सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ था। इस 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में शी जिनपिंग के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, जो कि चाइना के राष्ट्रपति हैं। भारत की तरफ से मोदी जी शामिल हुए थे। अगर हम एससीओ की बात करें तो 15 जून 2001 को संघाई चाइना में इसकी स्थापना हुई थी और यह संगठन एक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने वाला संगठन है। इसके मेंबर की बात करें तो चाइना, बेलारूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये इसके मेंबर हैं। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 5 मिशन के लिए किन दो देशों के बीच में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है? आंसर हो जाएगा भारत और जापान। तो भारत और जापान के बीच में चंद्रयान 5 मिशन के लिए समझौता हुआ है। तो चंद्रयान 5 मिशन को हम लूपेक्स या लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन भी बोलेंगे। और इसके लिए भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो और जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, इन दोनों ने हाल ही में समझौता किया है और इस चंद्रयान 5 मिशन का उद्देश्य होगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किस स्टेट में शुरू की गई है? तो बिहार राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना। तो इसमें अपना रोजगार शुरू करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका एजुकेट गर्ल्स। तो एजुकेट गर्ल्स नाम का एक एनजीओ है जो कि भारत का एनजीओ है। तो इसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है कि 2025 में 3 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसमें एक एनजीओ है जो कि भारत का एनजीओ है जिसका नाम है एजुकेट गर्ल्स, और ये भारत का पहला ऐसा एनजीओ बना है जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। तो ये जो एजुकेट गर्ल्स नाम का एनजीओ है ये लड़कियों की शिक्षा पर केंद्रित है। 2007 में इसकी स्थापना सफीना हुसैन ने की थी। दूसरा जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है 2025 का, ये सहीना अली को मिला है। ये मालदीव की हैं जो कि एक पर्यावरण अधिवक्ता है। और तीसरा जो अवार्ड मिला था ये फ्लावियानो फ्लावी को मिला था। ये फिलीपींस के हैं और यह एक कैथोलिक पादरी है जो गरीबों और बेघरों की सेवा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली किस नेशनल हाईवे पर शुरू की गई है? तो NH48 पर शुरू की गई है जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में भारत के सबसे बड़े
एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों इसमें किस कंपनी की इकाई स्थापित की गई है? तो राफे एम फीवर नामक जो कंपनी है उसकी यूनिट यहाँ पर स्थापित की गई है। तो इसकी विशेषता है कि इस सुविधा में रक्षा उपकरण, ड्रोन और भारत का सबसे बड़ा एरो इंजन परीक्षण केंद्र शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, INS कदमत किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुआ था? आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी का जो स्वतंत्रता दिवस है ये 16 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए भारत का एक जहाज गया था जिसका नाम था INS कदमत। अगला क्वेश्चन है, 2025 में किस देश में भूकंप आने से लगभग 800 लोगों की मौत हो गई थी? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में भूकंप आया था जिसमें लगभग 800 लोगों की मौत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, देश के नए महालेखा नियंत्रक या CGA का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो TCA कल्याणी जो है वो देश की नई महालेखा नियंत्रक बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अलास्का, अमेरिका में युद्ध अभ्यास नामक जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका आयोजन किया गया है इंडिया और अमेरिका के बीच में। इस बार इसका 21वां संस्करण आयोजित किया गया था और ये युद्ध अभ्यास नामक जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये 2004 से आयोजित की जा रही है और इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए तैयारी मजबूत करना। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में सबसे अशांत देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा रूस। यहाँ पर शांत देश की बात नहीं की जा रही है, अशांत देश की बात की जा रही है। तो जो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 था उसमें सबसे अशांत देश बना है रूस। इस इंडेक्स को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP के द्वारा जारी किया गया था और इसमें 163 देश शामिल थे। भारत की रैंक थी 115। एशिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना था सिंगापुर और ये विश्व में 6वें स्थान पर था। भारत की रैंक जरूर याद रखिएगा, भारत की रैंक क्या है? 115 है। ठीक है, टॉप 5 की बात करें तो आइसलैंड पहले पर है यानी कि ये सबसे शांतिपूर्ण देश है, फिर आयरलैंड, फिर न्यूजीलैंड, फिर ऑस्ट्रिया, फिर स्विट्जरलैंड है। सबसे नीचे है रूस, फिर उसके ऊपर है यूक्रेन, फिर सूडान है, फिर DRC है, फिर यमन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के CEO कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका रजित पुन्हानी जो हैं वो FSSAI के CEO बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मिचेल स्टार्क किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? आंसर हो जाएगा इसका ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, भारतीय सेना द्वारा गठित की जा रही नई कमांडो बटालियनों का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा भैरव। तो दोस्तों, भारतीय सेना के द्वारा एक नई कमांडो बटालियन का गठन किया गया है जिसका नाम रखा गया है भैरव। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो उसका नाम रखा गया है विक्रम या विक्रम 32 इसका नाम रखा गया है। तो 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर भारत ने डेवलप किया है, इसका नाम रखा गया है विक्रम 32। अगला क्वेश्चन है, मैत्री 14 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया गया है। ठीक है, तो मैत्री 14 का मतलब है कि इस बार इसका 14वां संस्करण आयोजित किया गया है और इसका आयोजन उमरोई मेघालय में हुआ है। भारत और थाईलैंड के बीच ये आयोजित किया जाता है हर साल। इसका उद्देश्य भारतीय सेना और थाईलैंड की सेना के बीच सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय द्वारा दीपक मित्तल को किस देश में भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात में भारत के एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? दीपक मित्तल बनाए गए हैं। ठीक है, तो UAE में दीपक मित्तल भारत के एम्बेसडर बने हैं। इस पॉइंट को आप जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य जीविका से जुड़ी हुई महिलाओं को कम ब्याज दरों पर और आसानी से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, NIRF रैंकिंग 2025 में कौन सा संस्थान टॉप पर है? आंसर हो जाएगा मद्रास। तो दोस्तों, 2025 में जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग
फ्रेमवर्क 2025 जारी किया गया है। इसमें आईआईटी मद्रास टॉप पर रहा है, यानी ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास टॉप पर रहा है और ये लगातार 7वीं बार टॉप पर रहा है। और दोस्तों, अगर हम ओवरऑल टॉप संस्थान की बात करें तो आईआईटी मद्रास टॉप पर है, पहले स्थान पर है, फिर आईआईएससी बेंगलुरु है, फिर आईआईटी मुंबई है। ठीक है, यानी ये टॉप 3 हैं। इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास टॉप पर है, इनोवेशन में आईआईटी मद्रास, अनुसंधान संस्थान में आईआईएससी बेंगलुरु, चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा में एम्स दिल्ली, कानून में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलुरु, कृषि में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली, मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद टॉप पर है, फार्मेसी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली टॉप पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा शुरू की गई नई पहल का नाम क्या है? तो ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। ठीक है, तो नीति आयोग ने एक नई पहल की शुरुआत की है जिसका नाम है ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव, जिसका उद्देश्य है मस्तिष्क संबंधी बीमारियों से निपटना जो दुनिया भर में हर तीसरे व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि इसे सबसे पहले देश के 12 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है। फिर इसे, अगर इसमें सफलता मिलती है तो इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। नीति आयोग की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी, उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वर्तमान में वीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग का मुख्य काम भारत के लिए नीतिगत और कार्यनीतिक सलाह देना है। ये भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन भारत के किस स्टेट में किया गया है? आंसर हो जाएगा बिहार। तो दोस्तों, बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जो पवित्र स्थल है राजगीर, वहां पर रॉयल भूटान मंदिर का उद्घाटन किया गया है। और इसका जब उद्घाटन किया गया था तब भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं सेरिंग तोब्गे, वो भी शामिल हुए थे और भारत सरकार के जो मंत्री हैं किरेन रिजिजू, वो भी इसमें शामिल हुए थे। दोस्तों, ये जो मंदिर बनाया गया है ये भूटानी शैली में बनाया गया है और ये लगभग 70 फीट ऊंचा है। भगवान बुद्ध की 10 फीट ऊंची प्रतिमा इसमें स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का टाइटल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इंडिया ने। तो इंडिया ने नेपाल को हरा करके सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये नोएडा में स्थापित किया गया है। टेम्पर्ड ग्लास वो होता है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर की स्क्रीन में किया जाता है या फिर आपके मोबाइल पर किया जाता है, जो आसानी से डैमेज नहीं होता है, उसे टेम्पर्ड ग्लास बोला जाता है। तो भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने लास्ट 12 महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आगे भी बहुत सारे वीडियो आएंगे लास्ट 12 मंथ के, तो अभी इसमें पूरे क्वेश्चन तो इंक्लूड किए नहीं गए हैं। बाकी आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें लगभग ये कोशिश की जाएगी कि 1 साल के करंट अफेयर्स को कवर किया जाए। तो आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, डेली करंट अफेयर्स की PDF नोट्स, इन सभी के ऑप्शन मिलेंगे। टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जहां पर आपको 12 महीने के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक जीके जीएस के जो क्वेश्चन है उसकी टेस्ट सीरीज, वो भी टॉपिक वाइज मिल जाएगी। कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर मिलेगी, तो इसको भी प्राप्त कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए अभी ऑफर चल रहा है, तो इसके लिए कूपन कोड यूज करना है NOV600। इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की। पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इन सभी टॉपिक को विस्तार से समझाया गया है, इसको आप जरूर प्राप्त करें। जीके जीएस कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा, तो इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना ने युद्ध कौशल 3.0 बहुक्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों, भारतीय सेना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास का आयोजन किया है। इस अभ्यास में स्वदेशी प्रौद्योगिकी और संयुक्त अभ्यास के साथ बहु डोमेन युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया है।
यानी कि भारत की जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल इस युद्धाभ्यास में किया गया है, उसकी टेस्टिंग की गई है। अगला क्वेश्चन है NARI रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन बना है? आंसर हो जाएगा कोहिमा। तो NARI रिपोर्ट 2025 की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी। इसको राष्ट्रीय महिला आयोग ने जारी किया है और इसमें 31 शहरों में सर्वेक्षण किया गया था। तो इसके आधार पर सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा है जो कि नागालैंड में है, फिर विशाखापत्तनम, फिर भुवनेश्वर, फिर आइजोल, फिर गंगटोक, फिर ईटानगर, फिर मुंबई है। तो ये हैं सबसे सुरक्षित शहर महिलाओं के लिए। सबसे असुरक्षित शहरों में दिल्ली है, फिर कोलकाता, फिर पटना, फिर जयपुर, श्रीनगर, रांची और फरीदाबाद हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लें, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों इस जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था और चाइना से सेमीफाइनल में ये जोड़ी हार गई थी। इसके बाद इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत की जो GDP वृद्धि दर है वो कितनी बताई गई है? तो 7.8% की वृद्धि दर बताई गई है। ठीक है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने ये आंकड़े हाल ही में पेश किए हैं। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस शहर को मिली है? तो नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहां किया गया है? तो यशोभूमि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसका उद्देश्य था भारत में एक मजबूत और दीर्घकालिक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो इस बार 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है फुजेरा ग्लोबल सुपर मास्टर्स 2025 का विजेता कौन बना है? आंसर हो जाएगा प्रणव वेंकटेश। तो ये शतरंज से रिलेटेड प्रतियोगिता थी, तो इसको प्रणव वेंकटेश ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GST परिषद के अनुसार भारत में GST के कौन कौन से स्लैब रहेंगे? तो 5 और 18% वाला स्लैब रहेगा, बाकी स्लैब समाप्त किए गए हैं। तो GST परिषद ने यह फैसला लिया है कि जो पहले वस्तुएं 18% और 12% के स्लैब में आती थी उनको घटा करके 5% के स्लैब में रखा गया है और 12% और 28% की जो स्लैब थी उसको ख़त्म किया गया है। ठीक है, तो पहले 4 स्लैब हुआ करते थे, 5%, 12%, 18% और 28%। अब घटा करके 2 स्लैब कर दिए गए हैं, 5% और 18% वाला। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सस्ती भी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें महंगी भी हुई हैं। ठीक है, तो अगर हम खाने पीने के सामान की बात करें तो वो सस्ते हुए हैं और जो तंबाकू प्रोडक्ट हैं इन पर 40% तक का GST लगाया गया है। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे तंबाकू हो गया, शराब हो गया और एयरक्राफ्ट, याट, इन सब पर ना बहुत ज़्यादा GST लगाई गई है। 40% की GST लगाई गई है, जो पहले 28% लगाई जाती थी, अब 40% की GST लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी दर्ज की गई है? आंसर हो जाएगा 25 दर्ज की गई है। तो 2023 के आंकड़े हैं, अभी 2025 में जारी किए गए हैं। तो इसके अनुसार भारत की जो शिशु मृत्यु दर है वो घट करके 25 हो गई है, यानी 1000 बच्चों पर जो मृत्यु दर है बच्चों की वो 25 हो गई है घट करके। ठीक है, 2013 में 40 हुआ करती थी, 1971 में 129 हुआ करती थी। ठीक है, तो अब ये आंकड़ा घट करके 25 हो गया है। अगला क्वेश्चन है रूस और चाइना ने किस नई गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए समझौता किया है? तो पावर ऑफ साइबेरिया 2 नामक जो गैस पाइपलाइन है इसके निर्माण के लिए हाल ही में रसिया और चाइना के बीच में समझौता हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर VK गोकाक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आनंद B पाटिल को प्रोफेसर VK गोकाक पुरस्कार प्रदान किया गया है
और आनंदवी पाटिल की अगर हम बात करें तो यह मराठी और अंग्रेजी लेखक हैं। तो यह सम्मान उन्हें बच्चों के साहित्य में उनके रचनात्मक योगदान के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने शरद ऋतु कैलेंडर 2025 लॉन्च किया है? तो मेघालय राज्य ने शरद ऋतु कैलेंडर 2025 को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक विविधता, संगीत, खेल और पर्यटन को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना, स्थानीय आजीविका को सशक्त बनाना। यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये शरद ऋतु कैलेंडर जारी करने का, उसका उद्देश्य ये है कि पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। शरद ऋतु में कौन कौन से त्यौहार कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, कौन कौन से महोत्सव कहाँ पर होंगे, कौन कौन सी चीज़ें शरद ऋतु में बेस्ट होती हैं, तो ये बताया गया है इस कैलेंडर में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मिथुन मनहास जो है वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो अगर हम बात करें बीसीसीआई की तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। हेमंग अमीन सीईओ हैं। उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। सचिव हैं देवजीत सैकिया। प्रभतेज भाटिया कोषाध्यक्ष हैं। मुख्य चयनकर्ता हैं अजीत अगरकर। आईपीएल के अध्यक्ष हैं अरुण धूमल। पुरुषों के कोच हैं गौतम गंभीर और महिलाओं के कोच हैं यानी महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं अमोल मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 के लिए शुभंकर यानी मस्कट किसे घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा क्लच, मैपल और जायू। तो ये 3 शुभंकर घोषित किए गए हैं फीफा विश्व कप 2026 के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 2026 का जो फीफा विश्व कप है ये अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होना है। तो इसी के लिए मस्कट हाल ही में लॉन्च किए गए हैं। तो जो क्लच है ये एक बाल्ड ईगल है जो कि अमेरिका के लिए शुभंकर है, कनाडा के लिए शुभंकर है मैपल जो कि एक मूस है, और मैक्सिको के लिए शुभंकर है जायू जो कि एक जगुआर है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग यानी बीबीएल में शामिल होने वाले पहले पुरुष भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आर अश्विन या रविचंद्रन अश्विन जो हैं वो ऐसे पहले पुरुष भारतीय खिलाड़ी बने हैं जो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में शामिल हुए हैं। जिस प्रकार से हमारे देश में आईपीएल होता है उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग होती है। तो उसमें शामिल होने वाले पहले पुरुष भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन बने हैं। देखिए रविचंद्रन अश्विन ने क्यों वहां पर हिस्सा लिया है? क्योंकि उन्होंने भारत के सभी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। बाकी अगर कोई खिलाड़ी भारत की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलता है तो वो बिग बैश लीग में हिस्सा नहीं ले सकता है, यानी दुनिया की किसी भी लीग में हिस्सा नहीं ले सकता है आईपीएल को छोड़ करके। तो रविचंद्रन अश्विन ने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, अब वो बिग बैश लीग में शामिल हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट एशिया कप 2025 किसने जीता है? तो दोस्तों भारत ने पाकिस्तान को हरा करके एशिया कप 2025 अपने नाम किया है। एशिया कप 2025 का आयोजन यूएई में किया गया था और शेरू जो कि एक टाइगर था ये इसका शुभंकर था। फाइनल हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, तो भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज की थी। और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल रहे हैं तिलक वर्मा, प्लेयर ऑफ द सीरीज अभिषेक शर्मा, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कुलदीप यादव, गेम चेंजर ऑफ द मैच शिवम दुबे रहे हैं। सबसे ज़्यादा छक्के तिलक वर्मा ने लगाए हैं, सबसे ज़्यादा विकेट कुलदीप यादव ने लिए हैं। इस टूर्नामेंट में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग, ओमान, यूएई और पाकिस्तान इसने हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया ने हाल ही में प्राकृतिक गैस की खोज कहाँ की है? तो अंडमान द्वीप समूह में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में प्राकृतिक गैस की खोज की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट करें। पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्राकृतिक गैस की खोज कहाँ पर की गई है? तो वो अंडमान द्वीप समूह में की गई है जो कि ऑयल इंडिया के द्वारा खोज की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में किस देश को हराया है? तो बांग्लादेश को हराया है। तो भारत ने बांग्लादेश को हरा करके 7वां सैफ अंडर 17 फुटबॉल खिताब हाल ही में अपने नाम किया है। ये पुरुषों का है, ठीक है। अभी हम कुछ समय पहले महिलाओं की बात कर रहे थे तो वो भी भारत ने जीता है, पुरुषों वाला भी भारत ने ही जीता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो सोनू निगम को प्रदान किया गया है। अच्छा, ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है और 2024 का ये सम्मान सोनू निगम जी को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल की प्रस्तावना किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने। तो देखिए, इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनकी
एक आत्मकथा है जिसका नाम है आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो इसका एक संस्करण आया है, तो उसकी प्रस्तावना नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो ये उनकी पुस्तक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वथुकम्मा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है जिसके दौरान 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना में वथुकम्मा महोत्सव मनाया जाता है, तो इसमें इस बार 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। आपको याद रखना है कि इस महोत्सव के दौरान लगभग 7 टन फूलों से सजी 63.1 फीट ऊंची और 11 फीट चौड़ी बथुकम्मा की सजावट की गई थी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी पुष्प सजावट मानी गई है। दूसरा रिकॉर्ड था 1354 महिलाओं द्वारा एक साथ समन्वित पारंपरिक प्रदर्शन भी किया गया था, तो ये दूसरा रिकॉर्ड बना था। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों में ध्वनि चेतावनी प्रणाली कब से अनिवार्य करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 2027 से। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? आंसर हो जाएगा बालोद, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है। अगला क्वेश्चन है आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कौन से 2 स्मृति चिन्ह जारी किए हैं? आंसर हो जाएगा डाक टिकट और 100 रुपए का सिक्का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 अक्टूबर 2025 को आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष डाक टिकट और 100 रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है। तो आपको याद रखना है कि जो सिक्का जारी किया गया है उसमें भारत माता की छवि भी अंकित है, और जो डाक टिकट जारी की गई है उसमें 1963 के गणतंत्र दिवस परेड में जो आरएसएस के स्वयंसेवक शामिल हुए थे उसकी ऐतिहासिक झलक भी दर्शाई गई है। अगला क्वेश्चन है ड्रोन कवच अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश की दुर्गम घाटियों में भारतीय सेना के द्वारा ड्रोन कवच अभ्यास आयोजित किया गया था। तो इस अभ्यास में पूर्वी कमान के अधीन जो स्पीयर कॉर्प्स है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। इसमें आईटीबीपी के जवान भी शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने किस संगठन के महानिदेशक का पदभार संभाला है? आंसर हो जाएगा एनसीसी। तो नेशनल कैडेट कोर के जो महानिदेशक बने हैं 35वें नंबर के, वो बने हैं वीरेंद्र वत्स। अगला क्वेश्चन है एनसीआरबी 2023 के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक हिंसक अपराध किस राज्य में हुए हैं? तो सबसे ज्यादा हिंसक अपराध जो हैं वो हुए हैं दोस्तों मणिपुर राज्य में। तो एनसीआरबी का जो डाटा रिलीज किया गया था कुछ समय पहले, उसमें यह बताया गया था कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उसमें सबसे ज्यादा हिंसक अपराध मणिपुर राज्य में हुए हैं। अगला क्वेश्चन है पंडित छन्नूलाल मिश्र किस घराने से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो बनारस घराने से संबंधित गायक थे पंडित छन्नूलाल मिश्र जी। तो उनका निधन 2 अक्टूबर 2025 को हुआ है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। उनका जन्म 1936 में हुआ था। बनारस घराने से ये संबंधित थे और ये ख्याल, पूर्व अंग की ठुमरी, दादरा, चैती, भजन गायन से संबंधित थे। इनको शिक्षा इनके पिता बद्री प्रसाद मिश्र और उस्ताद अब्दुल गनी खान के द्वारा मिली है। इन्हें 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें वो प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रस्तावक बने थे। अगला क्वेश्चन है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत 128वें नंबर पर है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में। अगर हम टॉप देशों की बात करें तो सिंगापुर पहले, दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड, तीसरे नंबर पर आयरलैंड है। अगला क्वेश्चन है इंटरव्यू किससे पोर्टल किसने शुरू किया है? तो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इंटरव्यू किससे नामक पोर्टल शुरू किया गया है, जिसमें जो पुराने अभ्यर्थी हैं उनके जो इंटरव्यू हैं वो उपलब्ध होंगे, यानी कि किस प्रकार से अभ्यर्थी अपना इंटरव्यू देते हैं। तो इससे आने वाले जो कैंडिडेट होंगे उनको उसमें सीख मिलेगी कि किस प्रकार से इंटरव्यू देना है। अगला क्वेश्चन है 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पी इनियान ने। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? पी इनियान ने जीता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, तो गोकुल जलाशय
और उदयपुर झील, ये दोनों बिहार राज्य से संबंधित हैं, तो इनको कुछ समय पहले रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो जो गोकुल जलाशय है ये बक्सर में है और उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में है। अब दोस्तों वर्तमान में जो रामसर साइट की संख्या हो गई है वो 96 हो गई है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि वो 96वां कौन सा बना है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। यह भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे इस सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों यह बायोस्फीयर रिजर्व लाहौल, स्पीति और किन्नौर जिले में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीश चंद्र मुर्मू को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस संगठन को मिला है? तो डीआरडीओ को ये पुरस्कार मिला है। तो डीआरडीओ को 2025 में बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उन संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने समाज, तकनीक या नीति के क्षेत्र में बहुत बड़ा या सकारात्मक बदलाव किया होता है। यह पुरस्कार द हिंदू बिजनेस लाइन के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश पर फिर से आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगाए हैं? तो आंसर हो जाएगा ईरान। ठीक है, तो ईरान पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा फिर से आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिस वोक्स किस देश के क्रिकेटर थे जिन्होंने संन्यास ले लिया है? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के क्रिकेटर थे क्रिस वोक्स। तो उन्होंने 15 साल के क्रिकेट के करियर को अब विराम दे दिया है और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कुछ समय पहले की है। अगला क्वेश्चन है, उन्मेष महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये पटना में आयोजित हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो पटना का जो सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। इस महोत्सव में 16 देशों के 550 से अधिक लेखक, कवि और कलाकार शामिल हुए थे। कार्यक्रम में 100 से अधिक भाषाओं और बोलियों का प्रतिनिधित्व भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजमाता श्रीकित का निधन हो गया है, उनका संबंध किस देश से था? आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो थाईलैंड की राजमाता थी श्रीकित, तो उनका हाल ही में निधन हुआ है। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। 24 अक्टूबर 2025 को उनका निधन हुआ है। उनका जन्म 1932 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पृथ्वी के नए अस्थायी चंद्रमा 2025 PN7 की पुष्टि की है? आंसर हो जाएगा नासा। ठीक है, तो नासा ने पृथ्वी के नए अस्थायी चंद्रमा 2025 PN7 की पुष्टि की है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को किसके लिए खोलने जा रही है? तो निजी कंपनियों के लिए भी अब भारत का जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र है वो खोला जाएगा, यानी कि अब इसमें निजी क्षेत्र की कंपनियां भी भाग ले सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, गोवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम की कितनी फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आंसर हो जाएगा 77 फीट ऊंची। तो गोवा में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 77 फीट ऊंची भगवान श्री राम की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और ये जो प्रतिमा स्थापित की गई है यह श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्तम मठ गोवा में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने श्रीलंका में आए चक्रवात से राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सागर बंधु। तो दोस्तों श्रीलंका में चक्रवात दितवाह आया था, तो उससे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे। तो उसके लिए भारत ने मदद करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया था, जिसमें लोगों की मदद की गई है। वहाँ पर दवाइयाँ पहुँचाई गई हैं, जरूरी सामान वहाँ पर पहुँचाया गया है। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने इस ऑपरेशन में INS विक्रांत और INS उदयगिरी को भी शामिल किया था, जिसके द्वारा वहाँ पर मदद पहुँचाई गई है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा किसकी सिफारिशों के आधार पर स्वीकार की है? आंसर हो जाएगा इसका भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा किसकी सिफारिशों के आधार पर स्वीकार की है? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति के आधार पर। तो देखिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है। इन सिफारिशों के आधार पर जो अरावली पहाड़ियां हैं, जो कि राजस्थान और दिल्ली और यहाँ पर फैली हुई हैं,
तो उनके लिए एक परिभाषा तय की गई है। तो जो नई परिभाषा आई है उसमें ये कहा गया है कि 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले भूभाग आकृति को अरावली पहाड़ी माना जाएगा। यानी कि अगर अरावली की जो पहाड़ियां हैं उसमें अगर पहाड़ की ऊंचाई 100 मीटर या उससे ज़्यादा है तो उसे ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे इस पर काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि इस प्रकार का नियम ना बनाया जाए। इससे क्या होगा कि जो 100 मीटर से कम की पहाड़ियां होंगी उनको नुकसान होगा आने वाले समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानेश कुमार जो कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनको किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? तो इंटरनेशनल IDEA का अध्यक्ष चुना गया है। इंटरनेशनल IDEA का मतलब क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। तो इसका अध्यक्ष चुना गया है, उन्हें 2026 के लिए अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए काम करता है। 34 इसके मेंबर हैं जिसमें भारत भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है 2025 का फिडे वर्ल्ड कप किसने जीता है? आंसर हो जाएगा जबोखिर सिंडारोव ने। तो दोस्तों उज्बेकिस्तान के जबोखिर सिंडारोव ने फिडे वर्ल्ड कप 2025 अपने नाम कर लिया है। केवल 19 साल की उम्र में उन्होंने ये खिताब जीता है। फाइनल मुकाबला गोवा में हुआ था और जबोखिर सिंडारोव ने चाइना के बेई ई को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है 60वां अखिल भारतीय DGP IGP सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये नया रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत को IMO परिषद के लिए किस श्रेणी में चुना गया है? तो B श्रेणी यानी B ग्रेड के लिए चुना गया है। तो IMO का मतलब होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। तो उसमें B श्रेणी के लिए भारत ने चुनाव लड़ा था और उसमें जीत हासिल की है और इसका जो कार्यकाल होगा वो 2026-27 के लिए होगा। IMO परिषद 40 सदस्यीय होती है और यह संगठन का कार्यकारी अंग होता है। इसका काम वैश्विक समुद्री क्षेत्र की देखरेख करना है। अगला क्वेश्चन है नागालैंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आंद्रे रसेल ने IPL से संन्यास ले लिया। उन्होंने सबसे लंबे समय तक किस टीम के लिए खेला था? तो उन्होंने KKR के लिए सबसे लंबे समय तक खेला था। आंद्रे रसेल वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर थे, तो उन्होंने अभी हाल ही में IPL से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वो बने हैं विराट कोहली। तो विराट कोहली जो हैं वो वनडे में यानी ODI फॉर्मेट में 53 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, जो कि एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कार्यालय या PMO का नया नाम क्या रखा गया है? आंसर हो जाएगा सेवा तीर्थ। तो जो प्रधानमंत्री कार्यालय था अब वो सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। और जो राज्यों में राजभवन होते हैं जहां पर राज्यपाल रहते हैं उसको अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और जो केंद्रीय सचिवालय है उसे कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। तो ये अभी नामों में बदलाव किए गए हैं कुछ समय पहले। सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वैभव सूर्यवंशी बने हैं जिनकी उम्र 14 साल है। अगला क्वेश्चन है रॉबिन स्मिथ का निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो वो इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर थे, तो उनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला निजी नेविगेशन इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है और इस हब का नाम अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन है और इसे अनंत टेक्नोलॉजीज ने स्थापित किया है जो 1992 से इसरो और DRDO मिशनों में योगदान देती रही है। अगला क्वेश्चन है सुल्तान अजलान शाह कप 2025 किसने जीता है? तो ये बेल्जियम ने जीता है भारत को हरा करके। ये हॉकी से रिलेटेड कप था तो इसे जरूर याद रखिएगा कि सुल्तान अजलान शाह कप 2025 किसने जीता है? बेल्जियम ने जीता है भारत को हरा करके। और तीसरा स्थान न्यूजीलैंड को हासिल हुआ है, यानी कि पहले नंबर पर बेल्जियम, दूसरे पर भारत और तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड रहा है। और ये जो सुल्तान अजलान शाह कप है इसका आयोजन मलेशिया में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 2025 का डॉक्टर पोलोस मार ग्रेगोरियोस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर टेसी थॉमस को प्रदान किया गया है जिन्हें मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो सुनील अमृत को ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। वह भारतीय मूल के इतिहासकार हैं, तो उनकी पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तो तिमोर लेत्से देश आसियान का 11वां सदस्य बना है। आसियान का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रीय सहयोग और शांति बनाए रखना इसका उद्देश्य है। अब इसके 11 मेंबर हो गए हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और तिमोर लेत्से। भारत आसियान का मेंबर नहीं है। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। आसियान शिखर सम्मेलन में व्यापार, सुरक्षा, पर्यावरण और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होती है। अगला क्वेश्चन है मजिया अमाग्लोबेली और किसे सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो आंद्रेज पोक्चोबुट को सखारोव पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना यूरोपीय संसद द्वारा 1988 में की गई थी। इसके अंतर्गत 50,000 यूरो की राशि दी जाती है। तो याद रखना है कि जो आंद्रेज पोक्चोबुट हैं ये बेलारूस के हैं और जॉर्जिया देश की जो मिजा अमाग्लोबेली हैं, इन दोनों को सखारोव पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है यूरोपीय संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान मोंथा का नामकरण किस देश ने किया था? तो ये थाईलैंड ने किया था। किसने दोस्तों? थाईलैंड ने। और मोंथा का मतलब होता है सुगंधित या सुंदर फूल। तो ये अक्टूबर में आया था, जिसने आंध्र प्रदेश के तट को प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक मोदी का मिशन के लेखक कौन है? तो बर्जिस देसाई ने इस पुस्तक को लिखा है, जिसका विमोचन हाल ही में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कैथरीन कोनोली किस देश की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं कैथरीन कोनोली। अगला क्वेश्चन है विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगर हम विज्ञान रत्न पुरस्कार की बात करें तो ये 4 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम पुरस्कार। सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है वो विज्ञान रत्न पुरस्कार होता है, जो कि खगोल भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को प्रदान किया गया है 2025। दोस्तों आज आपके लिए क्वेश्चन है भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप पर मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज मिल जाएगा। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। और ऐप पर दोस्तों बहुत सारी ई बुक मिलेंगी जीके जीएस की, तो इनको भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। बाकी आपको 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ और 1000 जीके जीएस के क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज भी आपको वहां पर मिलेगी, तो इन सभी को प्राप्त कर लीजिएगा। टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।